हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में करेंगे हम चैप्टर नंबर 11 क्लास 9 साइंस। चैप्टर नेम इज वर्क एंड एनर्जी इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन। तो पेज नंबर 148 से हैं क्वेश्चन हमारे पहले। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए क्या है। अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कितने न्यूटन का फोर्स एक्ट करवाया गया है? 7 न्यूटन का। द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है ऑब्जेक्ट की? 8 मीटर। और जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो किस डायरेक्शन में हुई है? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया है। लेट अस टेक दैट द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स लगाया है उसको हमें डिस्प्लेसमेंट से वो फोर्स हमें नजर आया है। अब हमें बताना है कि व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस। इस केस में वर्क डन कितना होगा? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो आपको ये ब्लॉक नजर आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। इस पे कितने न्यूटन का फोर्स लगाया गया है? 7 न्यूटन का। यहाँ पे था पहले ये ऑब्जेक्ट, अभी ये कहाँ पे पहुंच चुका है? इस प्लेस से पहुंच चुका है। ठीक है, तो कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है? यहाँ पे 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुई है। किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ने मूव किया है? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया। देखिए फोर्स की भी डायरेक्शन यही थी और ऑब्जेक्ट जो मूव किया है वो उसकी भी डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो इस तरह के वर्क को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वर्क। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए और उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करे हमारा। तो सॉल्यूशन में देखिए हमें क्या निकालना है? यहाँ पे वर्क डन निकालना है। तो वर्क किसके इक्वल होता है? वर्क होगा आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोर्स देखिए कितना गिवन है हमें? 7 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट भी हमें गिवन है, ये है हमारी 8 मीटर। हमें निकालना क्या है? वर्क डन। वर्क डन में फोर्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप? डिस्प्लेसमेंट से। तो फोर्स आपका 7 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट आपकी 8 मीटर। तो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद 7 8 56 न्यूटन मीटर। क्या आ गया आपका वर्क डन? 56 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को हम क्या लिखते हैं? जूल भी लिखते हैं। तो आप लिख सकते हो 56 जूल। तो वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या है? जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 149 से है आपका ये क्वेश्चन। व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन। आप कब बोलेंगे कि वर्क हुआ है? तो वर्क के लिए देखिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। एक तो फोर्स लगाना पड़ेगा आपको किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर। और जब आपने फोर्स लगाया है तो उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट भी जरूरी है। और किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई है आपके ऑब्जेक्ट की? जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है, तभी आप बोलेंगे वर्क हुआ है। ठीक है, जैसे ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया है और फोर्स लगाने के बाद यहाँ से यहाँ आ गया है, इसकी पोजीशन चेंज हो गई है, डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो मैं बोल सकती हूँ वर्क इज डन। फर्स्ट कंडीशन फोर्स लगाना जरूरी है, दूसरी कंडीशन उसकी पोजीशन चेंज होनी जरूरी है, उसकी डिस्प्लेसमेंट होनी जरूरी है। तो एफ और एस ये दोनों कंडीशन होगी तो आप बोल सकते हो वर्क इज डन, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो। Next question, write an expression for the work done when a force is acting on an object in the direction of its displacement। तो आपको वर्क डन का एक्सप्रेशन लिखना है कि वर्क डन किसके इक्वल होता है। तो देखिए जैसे अभी हमने पीछे किया था, वर्क डन किसके इक्वल होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया गया है और उस ऑब्जेक्ट ने जो डिस्प्लेसमेंट है वो एस किया है, किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया है। तो उसके लिए जो हमारा एक्सप्रेशन होगा वर्क डन का वो क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए साइंस के अकॉर्डिंग जो वर्क है वो तभी बोला जाएगा किसी ऑब्जेक्ट का अगर फोर्स लगाया जाए और ऑब्जेक्ट की क्या हो? डिस्प्लेसमेंट हो। ठीक है, अगर मान लिया मैं एक ही प्लेस पे खड़ी हूँ और मेरी अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई तो साइंस के अकॉर्डिंग मेरा पूरे दिन का काम कितना हो जाएगा? 0। तो साइंस वर्क किसको मानता है? फोर्स लगाने के बाद डिस्प्लेसमेंट का होना जरूरी है। जब डिस्प्लेसमेंट होगी तो ही तो ही वर्क माना जाएगा अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक टर्म। नेक्स्ट है आपका डिफाइन कीजिए 1 जूल ऑफ वर्क। तो देखिए आपको पहले पता ही है वर्क किसके इक्वल है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। आपको वर्क को किसके इक्वल दिखाना है? 1 जूल। आप कब बोल सकते हो कि आपने 1 जूल वर्क किया है? अगर आपका फोर्स क्या हो जाए? 1 न्यूटन अप्लाइड फोर्स, और जो डिस्प्लेसमेंट है डायरेक्शन ऑफ फोर्स के अंदर वो भी कितनी हो जाए आपकी? 1 मीटर। तो आप क्या बोल सकते हो? यू हैव डन 1 जूल ऑफ वर्क। इफ द अमाउंट ऑफ force applied is 1 Newton and the object displaced through 1 meter, then we can say that we have done 1 joule of work। तो ये डेफिनेशन आपकी, ये 80 बाय मिस्टेक लिखा हुआ होगा यहाँ पे, इसको काट देना आप यहाँ से। ठीक है, तो ये आ गई आपकी 1 जूल ऑफ वर्क की डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अ पेयर ऑफ बुलॉक्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन द प्लो। दो बुलॉक है, मतलब दो बैल हैं, उन्होंने फोर्स लगाया है प्लो के ऊपर। कितना फोर्स लगाया है? 140 न्यूटन। फोर्स लगाने के बाद जो फील्ड था उसको प्लो किया गया है। तो कितना प्लोइंग की गई है फील्ड की? 15 मीटर लंबी। तो आपको बताना है कि कितना वर्क डन किया है फील्ड के ऊपर, कितनी लेंथ में हमने वर्क डन किया जब हमने फोर्स लगाया है। तो आपको वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन किसके इक्वल होगा? सेम वही, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है? कितना उन्होंने लेंथ में फील्ड को प्लो किया है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डी से शो किया गया, इसको आप ऐसे ही शो कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि पीछे आपने सारा ऐसे शो किया है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 15 मीटर। फोर्स अप्लाई कितने है बुलॉक ने जो लगाया है प्लो पे? 140 न्यूटन। तो आपको पता है फोर्स 140 है, डिस्प्लेसमेंट 15 है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2100। और ये यूनिट क्या होगी? चाहे तो न्यूटन मीटर बोल दीजिए या फिर जूल बोल दीजिए। तो ये आ गया आपका वर्क डन बाय द बुलॉक। किसके ऊपर? फील्ड के ऊपर। जो उन्होंने प्लो की हेल्प से वर्क डन किया वो कितना है? 2100 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 152 से है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होगी किसी ऑब्जेक्ट की जो उसकी मोशन की वजह से होगी। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस टाइम पे उसके अंदर कितनी एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है उसकी मूविंग की वजह से, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? उसकी काइनेटिक एनर्जी। अ बॉडी यूज काइनेटिक एनर्जी टू डू वर्क। हम बॉडी के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी करते हैं या जानबूझ के काइनेटिक एनर्जी में चेंज किया जाता है, किस लिए? हमें क्या करवाना है वहाँ पे? वर्क डन करवाना, वर्क करवाना हमें। फॉर एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैमर। जो हैमर है, हथौड़ा है, उसे हमें क्या करना है? नेल लगानी है वो लॉग ऑफ वुड के ऊपर। तो जो काइनेटिक एनर्जी है हैमर की, जैसे मान लिया ये हमने हैमर ले लिया है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी जो नेल पे लगेगी हमारी जो काइनेटिक एनर्जी, वो क्या करेगी? इसको वुड ब्लॉक के अंदर इसको क्या कर देगी? अंदर डाल देगी इसको, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का यूज किया गया है, हैमर की काइनेटिक एनर्जी का। दूसरा आपका जो विंड मिल होती हैं, वहाँ पे क्या किया जाता है? विंड मिल को एयर की जो काइनेटिक एनर्जी है उससे घुमाया जाएगा और जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस की जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, v इज द वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो वो होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काइनेटिक एनर्जी से ही रिलेटेड है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? E एनर्जी, K मतलब काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू हाफ mv²। और जो काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी कोई भी हो आपकी, ठीक है, एनर्जी की और जो वर्क है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल ही होती है। देखिए दोबारा बता देती हूँ, एनर्जी लिखिए या फिर वर्क लिखिए, ठीक है। एनर्जी की भी कोई भी टाइप लिखिए, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी और जो वर्क की यूनिट है वो क्या होती है? जूल, ठीक है। एनर्जी और वर्क यूनिट क्या है? जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। काइनेटिक एनर्जी हमें कितनी दे दी गई है? यहाँ पे 25 जूल दे दी गई है। वेलोसिटी कितनी दी गई है? 5 मीटर पर सेकेंड। मास कितना दिया गया है? m दिया गया है। तो आपको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी जो 25 थी उसमें कितना चेंज आएगा जब वेलोसिटी जो 5 मीटर पर सेकेंड थी अगर उसको डबल कर दिया जाए। तो वेलोसिटी को डबल करने से काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज देखने को मिलेगा? एक और क्वेश्चन किया इन्होंने, काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज देखने को मिलेगा आपको? अगर वेलोसिटी को ट्रिपल टाइम्स कर दिया जाए, 3 टाइम्स वेलोसिटी को बढ़ा दिया जाए, जैसे कि 5 है तो 5 से क्या कर दिया जाए? इसको तिगुना कर दिया जाए, तो वेलोसिटी के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी पे क्या चेंज हमें देखने को मिलेगा? तो देखिए कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को। आपको दे रखा है काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? हाफ mv² के इक्वल। मास ऑब्जेक्ट का m ही बोला गया है और जो वेलोसिटी है वो कितनी कर दी गई है? डबल कर दी गई है। अभी देखिए अगर वेलोसिटी v है तो अगर उसको डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2v। कितना आ जाएगा आपके पास? 2v। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? 2v का स्क्वायर। तो आपके पास है हाफ इंटू m, इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4v का स्क्वायर। इसमें से मैं क्या 4 को बाहर निकाल सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 4 और ये पूरा इकट्ठा लिखा जाए हाफ mv²।
अब देखिए हाफ एम वी स्क्वेयर की तो वैल्यू आपको गिवन ही है। हाफ एम वी स्क्वेयर आपको कितना गिवन है, काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है आपको 25। 25 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 4 से, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी 100 जूल। अगर काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी को क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया, देख रहे हैं ना आप यहाँ पे वेलोसिटी को क्या किया गया है, डबल कर दिया गया है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 4 टाइम्स। 25 थी इनिशियल जो स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी थी, वेलोसिटी को डबल करने से काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है 100 हो गई, मतलब 4 टाइम्स बढ़ गई हमारी एनर्जी। तो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे 4 इंटू हाफ एम वी स्क्वेयर, 4 इंटू हाफ एम वी स्क्वेयर, मतलब 4 टाइम्स हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम वी स्क्वेयर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी हो गई आपकी। तो इसमें आपको यही बताया गया है कि अगर आपकी जो इस तरह से भी कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है, वेलोसिटी को डबल करके दिखा दिया है 10, तो कितनी हो जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी, आपकी 4 टाइम्स हो जाएगी 25 इंटू 4 100 जूल। दूसरा इन्होंने बोला है अगर काइनेटिक एनर्जी को क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम वेलोसिटी को क्या कर दें 3 टाइम्स कर दें। तो देखिए वेलोसिटी है आपकी v, उसको क्या कर दिया 3 टाइम्स, 3v लिख लिया हमने, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर के इक्वल। तो v के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे v के प्लेस पे हम कितना रख सकते हैं 3v स्क्वेयर, हाफ m काइनेटिक एनर्जी। अब इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, हाफ m। अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और v का स्क्वायर क्या हो जाएगा v स्क्वायर। इसमें से मैं 9 कॉमन ले लूँ, 9 कॉमन के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी मेरी, यहाँ पे आ जाएगा 9 कॉमन के बाद अंदर क्या बचेगा हाफ एम वी स्क्वेयर। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी कितनी है मेरे पास, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है मेरे पास, इसकी वैल्यू है 25। तो न मैं 9 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी 25 से, और सिंपली मैं यहाँ से बोल सकती हूँ जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितने टाइम्स हो गई है 9 टाइम्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 225 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी 9 टाइम्स हो जाएगी। अगर हमने वेलोसिटी को कितने टाइम्स किया है 3 टाइम्स। यहाँ से भी आप सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं, ये बता दिया गया आपको लास्ट में 9 टाइम्स हो जाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये आ गया आपकी वैल्यू, यहाँ से हटा देना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेज नंबर 156 से है, व्हाट इज पावर। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क अपॉन टाइम, कितना काम किया हमने और उस काम को करने में हमने कितना समय लगाया है। तो पावर क्या होगी रेट ऑफ डूइंग। रेट का मतलब क्या है, वर्क किसके साथ आपने किसके साथ चेक करना है उसको, टाइम के साथ। तो वर्क अपॉन टाइम। अब इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या होगी, एसआई यूनिट क्या होगी वाट। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट। और क्या लिख सकते हैं, देखिए वर्क को हम क्या लिखते हैं, वर्क की एसआई यूनिट क्या है जूल, और टाइम की यूनिट क्या है सेकंड। जूल पर सेकंड लिखिए या फिर क्या लिख दीजिए वाट लिखिए, दोनों का मतलब क्या है सेम ही है। जूल पर सेकंड लिखिए या फिर क्या लिखिए वाट लिखिए। और वाट का जो सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। नेक्स्ट आपको बताना है, डिफाइन कीजिए 1 वाट ऑफ पावर। 1 वाट ऑफ पावर का क्या मतलब है। अब देखिए पावर किसके इक्वल होती है, वर्क बाय टाइम। पावर आपको क्या दिखानी है 1 वाट पावर। कब होगी, जब आप वर्क कितना करें 1 जूल और टाइम कितना हो आपका 1 सेकेंड। तो 1 वाट ऑफ पावर इज इक्वल टू 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड। अगर हमने 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क किया है तो मेरी पावर कितनी हो जाएगी 1 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a lamp consume 1000 जूल ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड, व्हाट इज इट्स पावर। तो आपको पता है पावर किसके इक्वल होता है, अभी अभी किया था हमने यहाँ पे एनर्जी या फिर वर्क। देखिए अभी मैं यहाँ पे लिखती हूँ दोबारा से, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। यही किया था अभी हमने, वर्क और एनर्जी की सेम यूनिट होगी। अगर कहीं पे वर्क नहीं दिया हमें एनर्जी गिवन है तो हम क्या लिख सकते हैं वहाँ पे, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। तो यहाँ पे हमें एनर्जी दी गई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी गई है, कितनी दी गई है 1000 जूल। तो मैं यहाँ पे वर्क के प्लेस पे एनर्जी लिख के इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकती हूँ। 1000 जूल मेरे को क्या गिवन है, एनर्जी गिवन है। टाइम कितना है 10 सेकेंड, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो पावर कितनी आई मेरे पास 100 जूल पर सेकेंड, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं 100 वाट। तो जो हमारा लैंप है उसकी पावर कितनी है 100 वाट। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होगी,
अगर किसी बॉडी ने काम किया है, अलग अलग काम किया है अलग अलग टाइम इंटरवल्स में, तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल कितना वर्क किया है उस बॉडी ने और टोटल टाइम कितना लगाया है उससे डिवाइड कर देंगे हम। तो एवरेज पावर क्या होगा, टोटल वर्क डन बाय द बॉडी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल वर्क कितना किया है, जैसे मान लिया एक बार 5 जूल कर दिया है 2 सेकंड में, एक बार कर दिया है 10 जूल 4 सेकंड में, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एवरेज पावर। तो एवरेज पावर क्या होगी हमारे पास, टोटल वर्क जोड़ दीजिए कितना आ गया 15 आ गया हमारे पास, और टोटल टाइम कितना हो गया 6 हो गया। इसको सोल्व करने के बाद जो आएगा वो क्या हो जाएगी आपकी एवरेज पावर। टोटल क्या, एनर्जी या वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज पावर।